तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हमने हमेशा मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। वज़ीर आज़म का कहना है कि वक्त आएगा हालात बदल जाएंगे, ये मेरा ईमान है। मजीद कहा कि IMF ने वफाकी हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। IMF की पेश की शराइत मान ली गई हैं। मजीद कहा कि IMF की आखिरी शर्त पर बातचीत जारी है। बरादर ममालिक पाकिस्तान की बड़ी मदद कर रहे हैं। 10 करोड़ गरीब खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करने का आगाज किया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गरीबों को रमजान में मुफ्त आटा फराहम कर रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत के IMF प्रोग्राम की वजह से महंगाई की लहरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में 2014 से 2018 तक पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर गामज़न था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने हमेशा मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला है। गुफ्तगू की गई, उन्होंने कहा कि वक्त आएगा कि हालात बदल जाएंगे, ये मेरा ईमान है। और IMF ने वफाकी हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हुसैन बताएगा क्या कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। पार्लियामेंट हाउस में इजलास था जिसमें वज़ीर खजाना इसहाक डार ने भी ब्रीफिंग दी और वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारन ने भी ब्रीफिंग दी। और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में ये कहा है कि मुल्क में मुआशी बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना लाजिम है और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले को अदालत से दिन रात रिलीफ मिल रहा है, जबकि हमारी क़यादत और अरकान के साथ रवैया कुछ और था। IMF की आखिरी शर्त जो है उस पर बातचीत जारी है और बरादर ममालिक पाकिस्तान की बड़ी मदद कर रहे हैं। इसराइल के साथ तिजारत शुरू करने का झूठ फैलाया जा रहा है जो काबिल मजम्मत है। और वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में यह भी कहा है कि इस वक्त भी हालात गंभीर हैं लेकिन हमारी नीयत साफ है। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे और उन्होंने कहा कि मेरा ईमान है कि वक्त आएगा कि हालात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि IMF ने वफाकी हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं, जबकि IMF की पेश की शराइत मान ली गई है। पिछली हुकूमत के IMF प्रोग्राम की वजह से महंगाई की लहर आ रही है। उनका कहना था कि 100 अरब रुपए सिर्फ विफाक से सैलाब मुतासिरीन को दिए गए हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को मुआशी ठीक है जावेद हुसैन, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। इरफान कादर की जानिब से ये कहा गया है इंतखाबात की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन पर ही छोड़ना चाहिए। फैसला 3-2 का था या 3-4 का, इस पर बात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर की जानिब से ये कहा गया है। और 1 मार्च का अदालती हुक्म अक़लियती नोट था। वकील इलेक्शन कमीशन ने यह कहा अपने दलाइल में फैसले के तनासुब का तनाज़ा जजिस का अंदरूनी मामला नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है और दरख्वास्तें खारिज करने वाले 4 जजिस को भी बेंच में शामिल किया जाए। इरफान कादर की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। और जस्टिस फायज़ ईसा से परसों मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया इन मामलों पर तमाम जजेस जल्द मिलेंगे। जी हाँ, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ये केस है, इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। इरफान कादर की जानिब से ये कहा गया इंतखाबात की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन पर ही छोड़ना चाहिए। फैसला 3-2 का था या 3-4 का, इस पर बात होनी चाहिए। 1 मार्च का अदालती हुक्म अक़लियती नोट था। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया था। मज़ीद जानेंगे अदील बड़ाई से। अदील, इस वक्त इरफान कादर के दलाइल जारी हैं। जी, इरफान कादर के दलाइल जारी हैं। उन्हें 15 मिनट का वक्त दिया गया था और अदालत उन्हें अब कह रही है कि अपने जो दलाइल हैं उनको कंक्लूड करें। इरफान कादर की जानिब से जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके साथ जो जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो फ़ैसला दिया है उस जानिब तवज्जो मबजूल कराई गई और उनकी जानिब से कहा गया कि जब तक ये अंदरूनी तनाज़ा हल नहीं होता इस केस को इल्तवा का शिकार किया जाए। तो चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये बताया गया कि उनकी जस्टिस काजी फायज़ ईसा से और सीनियर जजेस से मुलाकात हुई है, ये मामला हल हो जाएगा। और अदालत इसे बार बार अंदरूनी मामला करार दे रही है और साथ ही अदालत ये कह रही है कि जो फुल कोर्ट बनाने की बात की जा रही है, इरफान कादर ने भी ये कहा कि फुल कोर्ट के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि एक जज साहब यानी जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब उनका इशारा था कि वो इस हवाले से अपनी राय दे चुके हैं। वो 184(3) के हवाले से और केस के हवाले से चूँकि उनकी राय आ चुकी है, इसलिए वो तो अब इसका हिस्सा बन नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी रुकावट है फुल कोर्ट बनाने के हवाले से। तो इसके अलावा इरफान कादर की जानिब से ये कहा गया कि जो चीफ़ जस्टिस की जानिब से मुकालमा करते हुए इरफान कादर से मुतल्लिक़ कहा गया कि आपको अप्रिशिएट करते हैं
कि आपने बड़े रेलेवेंट पॉइंट उठाए। एक नुक्ता तो आपने ऐसा उठाया कि जो किसी भी फरीक की जानिब से नहीं उठाया गया, वो बड़ा रेलेवेंट था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो इंतहाई रेलेवेंट बात आपने क्या की, क्योंकि फिर आप उस जानिब ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे। तो इसके बाद अदालत में एक कहका भी लगा। तो इरफान कादिर ने चीफ जस्टिस को ये कहा कि आप इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अल्लाह से खैर मांगते हैं, आप इन बातों में अपना वक्त ज़ाया ना करें। आपके पास 15 मिनट का वक्त था, अब आपके पास 6 मिनट रह गए हैं, तो आप इस मामले को कंक्लूड करें। इससे पहले सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई। एडिशनल सेक्रेटरी पेश हुए। सेक्रेटरी ख़जाना नासाजी जो तबीयत के बायस पेश नहीं हुए, तो उस रिपोर्ट के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये IMF के साथ जो बातचीत हुई है तो उससे मुतल्लिक है। तो जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके साथ जो रेवेन्यू जनरेशन और खसारे को कम करने के हवाले से बातचीत हुई, और इससे पहले सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए और उनके साथ तफसीली एक मुकालमा हुआ, जिसमें अदालत ने मुख्तलिफ ऑप्शन उनके सामने रखे और जिसमें अदालत ने यह कहा कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसकी वजह से ज़ाहिर है जो फ़ौजी जवान हैं उनकी डिप्लॉयमेंट है बॉर्डर्स पे, और इस वक्त जो ऑपरेशंस हो रहे हैं तो ऐसे में जो पोलिंग स्टेशन हैं वो तो 45% पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन पे डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है, और इसमें भी कॉम्बैट फोर्स की ज़रूरत नहीं है, और इसमें अगर तरबियत भी उनकी करनी है तो ऐसी सूरत में इलेक्शन शेड्यूल कौन सा अगले 4-5 रोज़ में आ रहा है, तो ऐसे में ये वक्त भी काफ़ी है। तो सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट अदालत ने तलब की। सेक्रेटरी दिफा ने कल तक के लिए वक्त मांगा, जो कि अदालत ने उनको तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने के हवाले से वक्त दे दिया है। सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट आ चुकी है और अब इलेक्शन कमीशन को सुना जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो कि इससे पहले जब सजील सवाती इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो इलेक्शन कमीशन जो कि 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद कर चुका है, ऐसे में अब वो इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सदर को तारीख देने का हुक्म देना जो था वो मुनासिब नहीं था, वो कानूनी नहीं था, क्योंकि आइन के तहत सदर जो हैं वो ख़ुद इंडिपेंडेंट फ़ैसले नहीं कर सकते। तो इसके अलावा ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कि एक जमात के जो हकूक़ हैं उनके हवाले से बात की जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले इस समात को रोक कर अंदरूनी तनाज़े को हल किया जाए, जिस पर अदालत ने यह बता दिया है कि जो उनका अंदरूनी मामला है उस हवाले से मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और ये जो अंदरूनी मामलात हैं ये हल की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा ये कहा गया है वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि एक ग्रुप के बुनियादी हकूक़ पर अक्सरियत के हकूक़ को तरजीह जो है वो देनी चाहिए। अवाम का अदलिया पर एतमाद होना लाजमी है और चीफ जस्टिस अपने सर्कुलर पर ख़ुद जो जज नहीं बन सकते। और इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया है कि सर्कुलर से अदालती फ़ैसले का असर ज़ायल नहीं किया जा सकता। तो इरफान कादिर के जो दलाइल हैं उनको चीफ जस्टिस की जानिब से अप्रिशिएट किया गया और उन्होंने कहा कि आपने बहुत रेलेवेंट बातें की हैं। तो अब उनके जो दलाइल हैं वो इख्तिताम पजीर होने वाले हैं। अदालत ने उनको एक लिमिटेड टाइम दिया है और उसके बाद देखा जाएगा कि इरफान कादिर के जानिब से कहा गया था कि दरख्वास्तें खारिज करने वाले 4 जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए, तो इस पर अदालत के क्या रिमार्क्स थे, क्या कहा था उनकी जानिब से? जी इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं और बेंच के जो दीगर अरकान हैं उनकी जानिब से ये बताया गया कि वो क्या वजूहात थीं कि जो बेंच में इन जज साहिबान को, बाकी जज साहिबान को शामिल नहीं किया गया और वो जो 9 रुकनी बेंच का फ़ैसला था जिसको 4-3 का फ़ैसला करार दिया जा रहा है और उसके बाद इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास आ गया था और उसमें फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है कि किन जज साहिबान को इसमें शामिल किया जाना है। ये नए सिरे से बेंच तश्कील दिया गया है। जब ये मामला चीफ जस्टिस के पास आ गया तो पुराना मामला ख़त्म हो गया और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। और जहाँ तक बात की जा रही है कि फुल कोर्ट बनाई जाए, तो चीफ जस्टिस ने इससे पहले अटॉर्नी जनरल के साथ मुकालमे में भी ये कहा कि फुल कोर्ट बनाने के हवाले से फिर तो जो 9 जज साहिबान हैं वो अपना जहन जो है वो अपने वाजे कर चुके हैं, अपनी राय दे चुके हैं।
तो फिर तो उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से अदालत मुतमिन नहीं हुई इरफान कादिर के दलाइल से भी कि ये बड़ा बेंच बनना चाहिए और उन जज साहिबान को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इरफान कादिर ने भी ज़्यादा रिलाई किया है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के उस फैसले पर जो 184(3) से मुतल्लिक है, उससे मुतल्लिक जो इरफान कादिर साहब ने दलाइल दिए हैं, तो उस पर अदालत ने सूरत हाल वाज़े कर दी है कि ये उनका अंदरूनी मामला है और उसमें 5 रुकनी बेंच का चूँकि फ़ैसला मौजूद है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इख्तियारात दिए गए हैं 184(3) के मामले पर भी, और इसमें 5 रुकनी बेंच ये चीज़ें वाज़े कर चुका है। तो इसमें इरफान कादिर की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आला परवेज़ लाई की ऑडियो लीक आई जो फवाद चौधरी से मुतल्लिक थी। परवेज़ लाई ने कहा कि फवाद चौधरी पहले गिरफ्तार होते तो असम्बली ना टूटती। तो पंजाब असम्बली के हवाले से उन्होंने कहा है कि पंजाब असम्बली ना वज़ीर आला ने तोड़ी ना गवर्नर ने तोड़ी। तो इरफान कादिर कह रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन को 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं किया गया था। मुनासिब होता कि शफाफियत के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन को इस बेंच में शामिल ना किया जाता। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो वजह मैंने सोचकर बेंच बनाया है मैं वो आपको बताने का पाबंद नहीं हूँ। तो फिर इरफान कादिर ने कहा कि मैं जस्टिस एजाजुल एहसन का बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। तो जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आपकी मद्दाही पर मैं आपका मशकूर हूँ। तो उन्होंने एतराज़ उठाया जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच में शामिल होने पर, जिसे रद्द कर दिया गया है और जिसे तस्लीम नहीं किया गया। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं ये बाउंड नहीं हूँ। तो बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल हों या इरफान कादिर जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं या जो दीगर जो जमातें जिनको अभी सुना जाना है, इस हवाले से बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि जो बेंच की तश्कील का मामला है ये खालिस्तन उनका इख्तियार था और जो बुनियाद बनाई जा रही है 4-3 की वो इसलिए दुरुस्त नहीं है कि जो मामला 9 रुकनी बेंच का था उसको कैसे 7 रुकनी बेंच का कहा जा रहा है। और इसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जो जज साहिबान अलग हुए। ठीक है अदील वड़ैच, आप हमें तफसीलन अभी तक की जो समाअत का अहवाल है आपने हमारे साथ शेयर किया, हमारे तक पहुँचाया। आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान का कहना है कि आज हम अपनी आईनी तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास 2 रास्ते हैं, तुर्किया के नक्शे कदम पर चलें या म्यांमार बन जाएं। इमरान खान की जानिब से कहा गया, उन्होंने ट्वीट किया कि आइन, कानून, जमहूरियत या करप्ट माफिया हर फर्द को इनमें से एक को चुनना होगा। मजीद कहा कि जंगल का कानून या फस्तायत हर फर्द को इनमें से एक को चुनना होगा। इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया तो आज हम अपनी आईनी तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, तुर्किया के नक्शे कदम पर चलें या म्यांमार बन जाएं। मजीद कहा कि आइन, कानून, जमहूरियत या करप्ट माफिया हर फर्द को इनमें से एक को चुनना होगा। जंगल का कानून या फसायत हर फर्द को इनमें से एक को चुनना होगा। इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में उनका कहना है कि आज हम अपनी आईनी तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी एतराज़ात पेश किए, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला 4-3 से सुना सकती है। हुकूमत ने एतराज़ात में जस्टिस काजी फाइज ईसा का ऑर्डर भी जमा कराया। इंतजामी ऑर्डर के जरिए जुडिशल ऑर्डर को ओवर रूल किया गया तो मुल्क का निज़ाम बैठ जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू एक तहरीरी एतराज़ात से भरी दरख्वास्त वो जमा कराई। जो पहला बेंच था 7 रुकनी जिसने सुओ मोटो केस में इलेक्शन कराने के ऑर्डर जारी किए थे, वो फैसला 4-3 से आ चुका है। एक जुडिशल ऑर्डर 29 मार्च को काजी फाइज ईसा साहब का आ चुका जो फील्ड में है। काजी फाइज ईसा के जुडिशल ऑर्डर को एक इंतज़ामी ऑर्डर के तहत उसकी नफ़ी की गई। अगर जुडिशल ऑर्डर्स को इंतज़ामी ऑर्डर्स के तहत ओवररूल करना शुरू हो गए तो पूरे मुल्क का जो इंसाफ का और अदल का निज़ाम है वो बैठ जाएगा। तमाम जज साहिबान 9 जज साहिबान अपने राय का इजहार कर चुके, अपना जहन दे चुके। जो बाकी 6 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने अभी तक इस मामले पे ना अपनी राय का इजहार किया है, ना इस मैटर को डिसाइड किया है, ना कोई जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया है, 6 रुकनी बेंच
बाकी जज साहिबान का उन 9 को निकाल के वो तश्कील दिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत बाइकआउट के फैसले से पीछे हट गई। अटॉर्नी जनरल के पास कुछ सवालात का जवाब नहीं था। हुकूमत और उनके अहमकों ने मिलकर अटॉर्नी जनरल को फंसा दिया। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क डूब चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पहले इन 2 दिनों में या 3 दिनों में हुकूमत ने जो पोजीशन ली थी मीडिया के ऊपर कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, ये हुकूमत उससे पीछे हट गई। जज साहबान ने ये सवाल पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि आप बताइए, पहले अपना जहन क्लियर करें कि आप चाहते हैं कि ये मुकदमा पोस्टपोन कर दिया जाए या कि हम फुल कोर्ट बनाएं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि उसके बाद खैर उनको जवाब नहीं आया कि मैंने फौरी तौर पे क्या बात करनी है, लेकिन उसको हुकूमत ने फंसा दिया। एक ऐसे इन सारे लोगों ने, महमकों ने पीछे मिलके उस अटॉर्नी जनरल को, और ऐसे ही बेचारा जो है उसको इतना जगहों के ऊपर मुश्किल सवाल है, उसको जवाब नहीं पता चल रहा। आज 2 सेक्रेटरीज पेश हुए, सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस। उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने कहा है कि ये मुल्क डूब चुका है। ये लोग सारे जो हैं, ये इस वक्त ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये लोगों से खौफजदा हैं। एक बार फिर बात करें पंजाब खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के इंतखाबात केस की, तो जुडिशल रिकॉर्ड से दिखाएं जस्टिस एजाजुल एहसन का बेंच से अलग हुए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। एक जज साहिब ने नोट में लिखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने माजरत की है। इरफान कादिर की जानिब से ये कहा गया। चीफ जस्टिस का ये कहना कि बेंच से अलग नहीं हुए तो 2 जजेस के नोट के खिलाफ है। जिन जजेस ने समात से माजरत की, इनके हुक्मनामे रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल, इस समात के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और समात इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, सवाल किया गया कि जुडिशल रिकॉर्ड से दिखाएं जस्टिस एजाजुल एहसन कब बेंच से अलग हुए। इरफान कादिर ने कहा, वकील इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि एक जज साहब ने नोट में लिखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने माजरत की, और चीफ जस्टिस का ये कहना कि बेंच से अलग नहीं हुए थे 2 जजेस के नोट के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन जजेस ने समाज से माजरत की, उनके हुक्मनामे रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बेंच से किसी जज को निकाला नहीं जा सकता, ये कानून का असूल है। और वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर मरतबा जजेस की माजरत करने का ऑर्डर नहीं होता। और उन्होंने मजीद कहा कि कई मरतबा 3 जजेस उठकर जाते थे और 2 जजेस वापस आते थे। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि इस तरह की तजवीज़ अदालत को कभी ना दें। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने इज्जत से अपना दौर गुजारा है और वन मैन शो किसको कहा गया है, इसकी वजाहत ज़रूरी है। तो अभी भी जो है वो समात के हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करने के दिल बड़ा, इसने हमें ज्वाइन किया। दिल, अभी बताएगा क्या इरफान कादिर ने अपने तमाम जो दलाइल हैं, क्योंकि 15 मिनट का जो वक्त था वो तो मुकम्मल हो चुका, अभी भी जारी हैं और कई सवाल जो आपका सिलसिला भी जारी रहा, चीफ जस्टिस के साथ भी काफ़ी गुफ्तगू हुई, उसके हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, इरफान कादिर के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और इरफान कादिर ने जो जस्टिस एजाजुल एहसन का बेंच से अलग होने का मुतालबा किया था, तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल रिकॉर्ड से दिखाएं कि जस्टिस एजाजुल एहसन कब बेंच से अलग हुए। इरफान कादिर ने कहा कि एक जज साहब ने नोट में लिखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने माजरत की। तो इरफान कादिर ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस का ये कहना है कि बेंच से अलग नहीं हुए थे तो 2 जजेस के ये नोट के खिलाफ है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन जजेस ने समात से माजरत की, उनके हुक्मनामे रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बेंच से किसी जज को निकाला नहीं जा सकता, ये कानून का असूल है। तो इरफान कादिर ने कहा कि हर मर्तबा जजेस की माजरत करने का ऑर्डर नहीं होता। तो इरफान कादिर ने अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। अब नून लीग के वकील अकरम शेख रोस्टम पे हैं और उनके साथ मुकालमा हो रहा है और उसमें उन्होंने कहा है कि अदालत की मुआवनत के लिए वो पेश हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि कोई पार्टी मुझे गैर कानूनी काम करने का कहे तो क्या मेरा अपना दिमाग नहीं है कि मैं फैसला कर सकूं। तो अकरम शेख ने कहा है कि अदालत का बेहद एहतराम करते हैं और उन्होंने इस पर जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा है कि शेख साहब आपके साथ कामरान मुर्तजा फारूक HTI का हम एहतराम करते हैं। हुकूमत में शामिल जमातों ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया है। आप जाती हैसियत में नहीं है। बहुत शुक्रिया दिल बड़ा, हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान के खौफ से PDM दिमागी तवाज़ुन खो चुकी। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि हुकूमत दहशतगर्दों से लड़ने की बजाय अदलिया और आवाम से लड़ रही है। इंशाअल्लाह फतह आइन और आवाम की होगी। चीफ जस्टिस सुरखरू होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नवाज शरीफ के नापाक इरादे खाक में मिल जाएंगे।
चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सुमोटो और बेंचेस की बहस सानवी है, असल मसला 90 रोज़ में इलेक्शन है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान के खौफ से पीडीएम दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है। हुकूमत दहशतगर्दों से लड़ने के बजाय अदलिया और अवाम से लड़ रही है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भुट्टो ने आइन दिया और नवासा आइन तोड़ना चाहता है। एक तरफ वो तबका जो आइन पर हमलावर है तो दूसरी तरफ इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी गई है। हमने आइन के साथ खड़ा होना है, आइन के बगैर मुल्क में जंगल का कानून होगा, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिस्टम ज़रीफ़ी देखिए, भुट्टो आइन देके जाता है और नवासा आइन तोड़ने का आज फैसला किए बैठा है। एक तरफ वो तबका है जो आइन पर हमलावर हो चुका है और एक तरफ वो तबका है जो इंसाफ के हसूल के लिए अदालत उज़्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हज़ारों की तादाद में वकला यहाँ मौजूद है। तहरीक इंसाफ बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रखती है कि हमने आइन के साथ खड़ा होना है। इसके बगैर मुल्क का निज़ाम चल ही नहीं सकता। इसके बगैर जंगल का कानून होगा जिसका ये मुल्क मुतहम्मिल हो नहीं सकता। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि मुल्क आईनी बहरान की तरफ जा रहा है, सूरत हाल मुतनाज़ा होती जा रही है, एक ही पार्टी की तरफ झुकाव नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है जो भी फैसला है उसकी अपनी साख हो, एक शख्स का राज नहीं चल सकता। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मुल्क को आईनी बहरान की तरफ ले जा रहे हैं। मुतनाज़ा जो सूरत हाल अब होती जा रही है, एक ही पार्टी की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है। हमारी कोशिश है कि जो भी फैसला हो उसकी अपनी एक साख होनी चाहिए। उस साख को हम नहीं लेजिटिमाइज कर सकते, हम नहीं उसको यकीनी बना सकते, ये तो जजेस ही करेंगे। ये बेंच का काम है। एक फर्द वाहिद का तो हुक्म नहीं चल सकता ना, राज नहीं चल सकता। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। मुल्क में इलेक्शन अलग अलग होते हैं तो एक बहरानी कैफियत बनती है। हमें कोई आइन का दर्स ना दे।